तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए गाइस पढ़ते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matters। तो जो हमारे पुराने समय के इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे वो बहुत शौक होते थे। उन्होंने क्योंकि कभी मैटर्स देखे ही नहीं थे और मैटर्स की फॉर्म भी नहीं देखी थी। The idea of divisibility of matter was considered long back ago in India around 500 BC। जो मैटर्स का डिविजिबिलिटी का आइडिया था वो इंडिया में बहुत पहले 1500 BC में देखा गया था। An Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on dividing matter padat, we shall get smaller and smaller particles। तो जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड, उन्होंने पोस्टुलेट करा था कि अगर हम मैटर्स को डिवाइड करते जाएंगे तो हम और उससे भी और छोटे से छोटा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हम उसे और स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते हैं। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स का नेम दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर Pakura Katyayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matters। उन्होंने कहा अदर जो हैं हमारे इंडियन फिलोसफर पकूरा कत्यायमा, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जो कि एक हमें फॉर्म ऑफ मैटर देती है। Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। 1500 BC में ही जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर पार्टिकल्स दोबारा नहीं ऑब्टेन हो पाएगा और डिवाइड नहीं हो पाएगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। तो जो डेमोक्रिटस था उन्होंने इन पार्टिकल्स को एटम नेम दिया। All this was based on philosophical considerations and not much experiment work to validate these ideas could be done till the 18th century। तो टिल 18th सेंचुरी तक इन पे कोई एक्सपेरिमेंट वर्क या फिर कोई वैलिडेट नहीं हुआ था। वो बस एक फिलोसफिकल कंसिडरेशंस थी कि बस ऐसे ही थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उन पे। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। 18th century की एंड होते होते साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अलग होते हैं और फिर वो उसमें नेचुरली इंटरेस्टेड होने लगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या होता है जब वो कंबाइन होते हैं। हमारे एक और साइंटिस्ट थे एंटोइन एल लोविसर। उन्होंने जो हमारे केमिकल साइंस के 2 लॉ इस्टेब्लिश करे थे। उनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लोविसर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो जो थे ये इस्टेब्लिश करे थे लॉइसर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने कि क्या होते हैं ये, और बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकंड हमारा लॉ है फर्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Is there any change in mass when a chemical reaction takes place? क्या मास में कोई चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है? आइए जानते हैं। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स X and Y ऑफ केमिकल्स। जैसे हमें कोई भी एक पेयर्स ऑफ सेट ले लेना है X and Y केमिकल्स का, जैसे कि X है कॉपर सल्फेट, Y है सोडियम कार्बोनेट, X है बैरियम क्लोरेट, Y है सोडियम सल्फेट।
X है lead nitrate, Y है sodium chloride. Prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y, each in 10 ml in water. तो हमें क्या करना है, एक अलग से 5% जो है इनमें से किसी भी एक पेयर का X और Y हमें लेना है 10 ml वाटर में. Take a limited amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in a ignition tube. तो हमें छोटा अमाउंट लेना है सॉल्यूशन वाई का कॉनिकल फ्लैश में और थोड़ा सॉल्यूशन एक्स लेना है हमें इग्निशन ट्यूब में. हमें क्या करना है अब, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लैश केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स, पुट अ कॉक ऑन द फ्लैश. तो हमें करना है इग्निशन ट्यूब को ऐसे टांग देना है कि सॉल्यूशन मिक्स ना हो और उसके ऊपर हमें कॉक लगा देनी. कॉक यानी कि ढक्कन, जैसे कि बॉटल का ढक्कन होता है वैसे. Weigh the flask with its contents carefully. अब हमें जो फ्लास्क है उसको मेज़र करना है, वेट करना है. Now till the swirl the flask so that solution X and Y get mixed. अब हमें जो हमारी स्विल है उसको ड्रिल करना है ताकि X और Y सॉल्यूशन मिक्स हो जाए. अब हमें दोबारा वेट करना है. What happens in the reaction flask? अब जो फ्लास्क है उसमें क्या रिएक्शन हुआ? Do you think that the chemical reaction has taken place? क्या तुमने सोचा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? Yes, definitely. Chemical reaction will take place. Why should we put a cork on the mouth of the flask so that the gas will not pass? Okay. Does the mass of the flask and its content change? आइए, law of conservation of mass state that mass can be neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो हमारा आंसर क्या होगा? No. Second law is law of constant proportions. Leusser, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or who prepared it. तो जो लुइस सर हैं और उसके साइंटिस्ट और भी हैं, उन्होंने ये नोट करा कि जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं वो टू और मोर एलिमेंट से बने होते हैं और उसकी जैसा एक कंपाउंड सेम एलिमेंट्स होता है और सेम प्रोपोर्शंस में होता है. हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से आया है और किसने कंपाउंड बनाया है. In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. तो जैसे कि अब हमारा एक कंपाउंड है वाटर, उसमें जो रेशियो होता है, आपको पता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो होता है 1 और जो ऑक्सीजन का होता है वो 8. थर्स अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास तो उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो जैसे कि अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो 14 होता है और जो हाइड्रोजन का होता है वो 3 होता है. ठीक है, हम यही देखते कि वो किस सोर्स से आया है या फिर क्या मेथड है उसका. दिस लेड टू अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस which is also known as the law of definite proportions. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. ये जो लॉ था वो प्रोस्ट ने बनाया था कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस पर ही होते हैं. The next problem faced by the scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. तो जो अगली प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के लिए वो थी इन लॉ को एक्सप्लेन करना. जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने बताया कि बेसिक थ्योरी दी तो नेचर ऑफ मैटर के ऊपर, जिससे कि हम लोगों को पता चल पाया कि मैटर्स क्या हैं और कहाँ से आए हैं. Dalton picked up the idea of divisibility of matter which was till then just a philosophy. तो उन्होंने आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी मैटर का देखने का आइडिया लिया जो अब तक एक सिर्फ फिलॉसफी ही था. ठीक है, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए. He took the name atoms as given by the Greek and said the smallest particle of matters are atoms.
तो जो डाल्टन थे उन्होंने ग्रीक्स की कही गई आइटम्स लिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एटम होते हैं। इनकी जो पूरी थ्योरी थी वो बेस्ड थी केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। उन्होंने उन दोनों लॉज को टेस्ट करा था। नाउ आवर लास्ट explanation was this para. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulate of this theory may be stated as follows. तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी सारे मैटर्स की, वेदर एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, फिर हर एक स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, उनको हम एटम कहते हैं। आइए अब उनके पोस्टुलेट्स देखते हैं। All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. सारे मैटर जो होते हैं एक छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम एटम कहते हैं, और वो सारे केमिकल रिएक्शंस में होते ही हैं। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction. जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जो कि हम ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms जो होते हैं उन डिफरेंट एलिमेंट्स की उनकी डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं रेशियो छोटे से लेकर होल नंबर के रेशियो तक ताकि कंपाउंड बन पाए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो जो रिलेटिव नंबर होता है एटम्स का वो बहुत सारे काइंड्स के होते हैं और वो कांस्टेंट रहते हैं कंपाउंड में। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। तो गाइस ये थी हमारी आज की पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब